व्हाट इज ए प्रिज्म? जैसे हम लोग रिफ्रैक्शन पहले पढ़ चुके हैं, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। ठीक है, प्लेन सरफेस का रिफ्रैक्शन में आता है। प्लेन सरफेस में रिफ्रैक्शन दो किस्म का होता है, रिफ्रैक्शन फॉर ए स्लैब, रिफ्रैक्शन फॉर ए प्रिज्म, दोनों होता है। तो हाउ यू रिकॉग्नाइज समथिंग एज ए स्लैब और समथिंग एज ए प्रिज्म, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर, लेकिन थोड़ा सा भी बोल देता हूं क्योंकि इसी कॉन्टेक्स्ट में स्टार्ट होगा। तो if the incident surface and incident surface of a transparent material transparent material and the emergent surface are not parallel, then the material is called a prism. If they are parallel, it is called a slab for analysis of refraction at plane surface। ये हम लोग पहले से जानते हैं। सपोज हम कहेंगे कि ऐसा कोई शेप का कोई एक मटेरियल है, ठीक है, और मान लो कि ऐसा शेप का कोई मटेरियल है और ये ऐसा दिया है, द शेप ऑफ द मटेरियल इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और आई चेंज इट, आई से इट इज लाइक दिस, ठीक है, ऐसा शेप का कोई मटेरियल है। और मान लो कि कोई रे इसके ऊपर यहाँ पे गिर रहा है और ये बेंड होके फिर यहां से निकल रहा है, तो ये हो गया इंसिडेंट सरफेस, ये हो गया इमर्जेंट सरफेस। कहां से रे निकल के आ रहा है? यू क्लियरली सी द इंसिडेंट सरफेस एंड इमर्जेंट सरफेस आर पैरेलल। ये दोनों पैरेलल हुए तो इसको हम क्या कहेंगे? विल ट्रीट इट एज ए स्लैब। तो ये क्या हो गया? ये हो गया स्लैब, बिकॉज द इंसिडेंट सरफेस and emergent surface are looking parallel to each other. Now I take the same material again, I draw the same diagram, same material, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था। Suppose हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक रे इस पे ए से गिरा, ठीक है, और ए से आया, फिर ए से आ गया। Now this surface will behave as incident surface, this surface will behave as emergent surface। नाम से ही पता चला, इंसिडेंट सरफेस मतलब जहां पर रे गिर रहा है, इमर्जेंट सरफेस मतलब जहां से रे निकल रहा है। You see, same object, same medium which is having the two surfaces not parallel to each other is to be treated as a prism। समझ में आ गया? तो प्रिज्म किसको कहेंगे? शेप देख के आप किसी को प्रिज्म नहीं कह सकते हो, डिपेंड करता है कौन सा सरफेस पे लाइट इंसिडेंट है, कौन सा सरफेस से लाइट बाहर निकल रहा है। अगर वो दोनों सरफेस पैरेलल है तो उस चीज को आप स्लैब कहो, पैरेलल नहीं है तो उसको आप प्रिज्म कहो। इट ऑल डिपेंड्स वेयर द लाइट इज इंसिडेंट। लाइट कहां पर इंसिडेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा फिगर में भी गड़बड़ हो गया। ये फिगर में अगर ये ए से जाएगा तो ये से आने के बाद ये ए से जाएगा, तो ये दोनों सरफेस पैरेलल थे तो हम कहेंगे इट इज ए स्लैब। ये केस में ये ऐसे गया तो इधर चले जाएगा, इसको हम कहेंगे प्रिज्म। सो व्हाट इज ए स्लैब, व्हाट इज ए प्रिज्म, वी कुड अंडरस्टैंड, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, द angle between the incident surface and
emergent surface of a prism is called angle of prism, angle of prism, जिसको हम लोग A से डिनोट करेंगे। Now if you draw the same figure again, you say this was one surface, this was another, this was another, it was like this। और इसमें क्या हुआ था, फिर ये इसमें A से गया था, फिर ये A से गया था, फिर ये A से गया था। अब इस केस में ये हो गया इंसिडेंट सरफेस जहां पर रे गिर रहा है, ये हो गया इमर्जेंट सरफेस जहां से रे निकल रहा है। ये दोनों सरफेस पैरेलल तो नहीं है, लेकिन अगर इनको एक्सटेंड करते हैं तो दे आर मीटिंग एट सर्टेन पॉइंट। This angle between the two surfaces is called angle of prism। समझ में आया क्या? Angle of prism is the angle between the incident surface and emergent surface। कितना सिंपल है, दोनों स्टेटमेंट काफी सिंपल है, देख के एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो प्रिज्म के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग अभी देखेंगे। सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू प्रिज्म। ठीक है, some important facts related to prism। Okay, now we shall see some important facts related to prism। Facts about a prism। पहला हुआ, अब कोई भी एक प्रिज्म ले लीजिए, चाहे वो कैसा भी शेप का हो। मान लो कि ये हो गया कोई एक प्रिज्म। ठीक है, आपकी बुक में मोस्टली दे आर यूजिंग आइसोसेलेस प्रिज्म्स। मैं बोल रहा हूँ इन जनरल कोई एक प्रिज्म के बारे में। अगर यहाँ पे कोई रे ऐसे गिर रहा है तो रिफ्रैक्शन करके इधर से निकल रहा है, तो दिस एंगल इज टू बी ट्रीटेड एज एंगल ऑफ प्रिज्म, क्योंकि ये इंसिडेंट सरफेस है और ये इमर्जेंट सरफेस है। अब पहले थोड़ा सोचते हैं कि क्या होगा अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ एंड the ray is entering to a denser medium। क्या लिया हम लोग, mu of the prism is more than mu of the surrounding और mu of the surrounding। ऐसे ये केस में ले रहे हैं हम लोग। ये जो ये ग्लास का है, बाहर एयर है, सराउंडिंग मतलब एयर है, तो ठीक है। अभी ये कुछ एंगल में इंसिडेंट हुआ, अगर इसमें कोई डेविएशन नहीं होता तो शायद ये ऐसे चले जाता, लेकिन इट इज एंटरिंग टू ए डेंसर मीडियम एंड व्हेन ए रे एंटर्स टू ए डेंसर मीडियम द रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये ऐसे जाने की जगह क्या करेगा, थोड़ा इधर को बेंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन बेंड हो गया इधर को। जब वो आके यहाँ पर पहुंचा, अगेन यू ड्रॉ ए नॉर्मल, आई वांट टू सी द रिफ्रैक्शन हियर। इफ दिस इज द नॉर्मल, अभी यहां से निकलेगा बाहर, अगर डेविएशन नहीं होता तो ऐसे चले जाता, बट नाउ इट इज गोइंग फ्रॉम ए डेंसर टू ए रेयर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मींस रे ऐसे नहीं जाएगा, ये है नॉर्मल, तो ये रे कुछ ऐसे चले जाएगा। तो व्हाट यू ऑब्जर्व, ऐसा कुछ हो रहा, रे इधर से घुसा, इधर से निकला। तो थोड़ा नेमिंग कर देते हैं। तो चलो इसको हम कहेंगे कि ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, और ये प्रिज्म को थोड़ा नाम देते हैं डायग्राम में। चलो इसको कुछ नाम दे देते हैं, पी क्यू आर, ऐसे नाम दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा स्पेसिफिकेशन ले लेते हैं। दी एंगल ऑफ प्रिज्म, अच्छा पहले देखेंगे कि व्हाट इज इंसिडेंट सरफेस। पी क्यू इज इंसिडेंट सरफेस, क्योंकि आगे आगे भी टर्म्स यूज करूंगा तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इंसिडेंट सरफेस हो गया पी क्यू, कहां से निकल रहा है, पी आर वाला सरफेस से निकल रहा है। पी आर क्या हो गया, इमर्जेंट सरफेस, इमर्जेंट सरफेस से बाहर निकल रहा है। ठीक है, जो क्यू पी आर एंगल हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको नाम देंगे ए, ऐसे लिखेंगे आगे, ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। क्यू आर क्या हो गया, देखो तो ये हो गया बेस सरफेस,
चीवर क्या हो गया, बेस सरफेस। पहला चीज ऑब्जर्व किए, पहला चीज जो ऑब्जर्व किए वो ये है, all incident rays finally emerge out as emergent ray and bend towards base। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे आप रे कैसे भी डालो, the ray will bend towards base। चलो थोड़ा एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे अभी हम देखें, सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक बात हो, मान लो कि ये कोई एक प्रिज्म है, आपके समझाने के लिए थोड़ा ऐसे बना देता हूं, एक जैसा प्रिज्म ले लेता हूं, ये एक प्रिज्म है, समझाने के लिए ऐसे कर दिया, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तीन प्रिज्म की बात करें। कोई रे ऐसे आया, यू मस्ट बी एबल टू ड्रॉ हाउ द रे इज गोइंग। तो हम देखेंगे कोई रे अगर ऐसे आया, ठीक है, तो पहले हमको यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो the ray will bend towards the normal in the denser medium, the ray will go like this, है ना, ray will bend towards the normal in the denser medium, it goes like this। फिर यहाँ पर आया, this is another normal, है ना, now it will bend away from the normal, it will go like this। हाँ, क्या दिख रहा है, the incident ray is ultimately bending towards the base। चलिए रे को बदल देते हैं, सपोज कोई रे ए से आया, सीधा पैरेलल टू बेस हो गया है। अब नॉर्मल क्या है, द नॉर्मल इज दिस, नॉट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, सीधा नहीं जाएगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज़ इट इज गोइंग टू ए डेंसर मीडियम। और यहां पर जब वो यहां से बाहर निकलेगा, बेंड अवे, यू सी दिस इज आल्सो बेंडिंग टुवर्ड्स बेस। तो रे चाहे ऐसे इंसिडेंट हो या ऐसे इंसिडेंट हो, दोनों ही केस में वी सी दैट द रे बेंड्स टुवर्ड्स द बेस। वो आपको सिंपली एक फिगर दे देंगे, एक इंसिडेंट रे दे देंगे, सो द पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे, तीन चार डायरेक्शन दे देंगे, जो डायरेक्शन ऐसे होगा आपको लोग वही है, वही नीचे की तरफ जा रहा है। वो बोल देंगे दिस इज व्हाट इज ए प्रिज्म, दिस इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज द प्रोबेबल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबल डायरेक्शन ऑफ द इमर्जेंट रे, ऐसे ऐसे करके दे देंगे। नो, इट विल बी बेंडिंग टुवर्ड्स द बेस, बेस की तरफ आएगा, तो आपको देखना पड़ेगा जो ऐसे दिया रहेगा, दैट इज व्हाट इज द आंसर। चलिए केस बदलते हैं, कहेंगे कि कोई रे ऐसे गिर रहा है, the ray is incident like this, now this is what is the normal, ठीक है, now this is what is the normal, it will bend like this, ये बेंड किया तो इधर आया, है ना, फिर यहां से ये हो गया नॉर्मल, ये नॉर्मल हुआ तो ये ऐसे जाना चाहिए, अब बेंड होके इधर चले जाएगा। सो व्हाट यू ऑब्जर्व, अगर ये हो गया इंसिडेंट सरफेस, ये हो गया इमर्जेंट सरफेस, नहीं तो ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये हो गया बेस, इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द बेस। ऑलवेज द रे विल बेंड टुवर्ड्स द बेस, ऑलवेज द रे विल बेंड टुवर्ड्स द बेस। कोई भी केस में देखो ये बेस की तरफ जा रहा है। यहां पर पहला केस में एंगल ऑफ प्रिज्म क्या था, ये था, दूसरा केस में ये था, और बेस कौन सा था, बेस ये था, ये बेस ये था, इस केस में एंगल ऑफ प्रिज्म ये था और ये था बेस। तो हर जो रे प्रिज्म पे गिरेगा दैट विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द बेस। पहला पॉइंट हम लोग समझ गए, द फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टूड, इट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द बेस। प्रोवाइडेड ये बाहर से बाहर निकल रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई प्रिज्म पे कोई रे गिरेगा तो बाहर निकलेगा, हो सकता है अंदर ही अंदर भाग जाएगा, मुड़ के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, उसकी कंडीशन भी देखेंगे। क्या होने से रे बाहर नहीं निकलेगा उसका भी कंडीशन देखेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या लिखें, ऑल इंसिडेंट रेज
that finally emerge out as emergent ray bend towards base, ये बेस की तरफ बेंड हो जाते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, नोट पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। अब कोई एक प्रिज्म को ले लीजिए, ये मान लो कि कोई एक प्रिज्म है। अब यहाँ पे कोई रे आया ऐसे और गिरा ऐसे और ये ऐसे हुआ तो ये बेंड हो गया ऐसे आके पहुंचा, फिर ऐसे हुआ, फिर बेंड होके ऐसे गया। दिस इज द इमर्जेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। ठीक है, और अगर आप कहोगे ये हो गया इंसिडेंट एंगल, तो ये हो गया रिफ्रैक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस, और ये एंगल हो गया इमर्जेंट एंगल, तो हम इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द सेकंड सरफेस। आप कहोगे सर ये रिफ्रैक्शन एंगल कैसे हुआ, ये तो इंसिडेंट एंगल हुआ इस सरफेस पे। हाँ ठीक है, बट वी मेक यूज ऑफ द मिनिमम कॉमन सेंस कि बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कोई रे अगर ऐसे गया ऐसे निकला, तो अगर रे ऐसे आएगा ऐसे आएगा तो ये रिफ्रैक्शन एंगल के साथ बराबर होगा। चलो हम कहते हैं कि ये हो गया R1, ये हो गया R2, these two angles are R1 and R2। अच्छा ठीक है, और ये क्या है, ये नॉर्मल एट द फर्स्ट सरफेस, नॉर्मल एट द सेकंड सरफेस। ठीक है, we have understood, now we extend and join these two lines। ये दोनों लाइन को हम ज्वाइन की। अच्छा ठीक है, तो अगर हम कहेंगे कि ये एंगल कितना है, ये एंगल तो है क्योंकि ये नॉर्मल है, ये 90 माइनस R1 है, नहीं। सिमिलरली ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 माइनस R2 है, ये एंगल 90 माइनस R2 हो गया। ये एंगल कितना है, A, ये एंगल है A। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम इस ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे तो हम कहेंगे सपोज हियर इज ए पॉइंट A, हियर इज ए पॉइंट B, लेट द इंसिडेंट रे at A emerges out at B, और हम लोग इसको PQR लिए थे। ठीक है, नाउ लुक एट दी PAB ट्रायंगल, नाम देता हूं इसको A, ये हो गया P, ये हो गया पॉइंट A, ये पॉइंट हो गया B, और ये Q, ये R। ये आपको समझ में आ चुका है, ये हो गया R। नाउ इन PAB ट्रायंगल, PAB ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को अगर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा। PAB ट्रायंगल कह रहा है कि दिस एंगल प्लस A, सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हम कहेंगे 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया 180 डिग्री। तो देखो तो ये 90 हो गया, 180 कैंसिल हो गया, क्या मिला इसमें से 180 माइनस R1 माइनस R2 प्लस A इज इक्वल टू 180। तो 180 तो दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, क्या मिला A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये हो गया R1 प्लस R2। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, सम ऑफ दी रिफ्रैक्टिंग एंगल्स एट द टू सरफेसेस। तो ये हो गया बहुत एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। ठीक है, 10 एंगल ऑफ प्रिज्म is equal to sum of क्या, the refracting angles
sum of the angles of refraction at incident and emergent surface A is equal to R1 plus R2. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट इंसिडेंट सरफेस R2 is angle of refraction at emergent surface ठीक है। ए क्या है? ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ये हमें मालूम है। ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये हमें समझ में आया। चलिए पॉइंट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे व्हाट इज द डेविएशन कमिंग आउट टू व्हाट इज द डेविएशन कमिंग आउट। 2 पॉइंट देखे। पहला पॉइंट हुआ कोई भी रे जब गिरता है वो बेस की तरफ बेंड हो जाता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स बेस। ठीक है। दूसरा हुआ कि द एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है। अभी हमें देखना है व्हाट इज द डेविएशन ऑफ द रे। रे का डेविएशन कितना हो रहा है। ठीक है। व्हाट इज द डेविएशन ऑफ द रे। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे डेविएशन ऑफ रे। रे में डेविएशन कितना हो रहा है, जिसको हम कहेंगे डेल्टा। रे गया कुछ ऐसे और ऐसे आ गया, तो मैं ये फिगर को भी मिटाऊंगा और डेविएशन ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। तो आपको डेविएशन दिखना चाहिए, कितना डेविएट हो गया वो हमें दिखना चाहिए। तो पहले मैं डेविएशन को ड्रॉ करके देखना चाहता हूं कि कितना डेविएट हो रहा है। कोई एक प्रिज्म में ले लिया, ये कोई एक प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है, नॉट नेसेसरली आइसोसेलेस प्रिज्म, दिखने के लिए ऐसे बना दिया हूं। कोई भी प्रिज्म है, कोई रे ए से आया, ए से बेंड किया, ए से गया। सपोज हमें डेविएशन देखना है, तो ये रे इनफैक्ट ए से जाना चाहिए था लेकिन इधर को बेंड कर गया। सो व्हाट इज द डेविएशन एट द फर्स्ट रिफ्रैक्शन? डेल्टा 1। कैसा डेविएशन हुआ? डेविएशन इज, ये कैसे डेविएट कर गया? क्लॉकवाइज डेविएट कर गया। अच्छा, इट द सेकंड सरफेस, ये रे को ऐसे जाना चाहिए था लेकिन मुड़ गया इधर। कितना? डेल्टा 2। सो देयर आर 2 डेविएशंस। There are 2 deviations you are seeing. What is the total deviation? Delta 1 plus delta 2. लेकिन अभी अगर हम कहेंगे कि ये फिगर में, थोड़ा फिगर को ध्यान से देखना, ये फिगर में मान लो कि ये हो गया ऐसा था, ये इंसिडेंट एंगल है और ये नॉर्मल है, तो ये था R1, ये हो गया R1, और ये नॉर्मल है यहां पे, और ये एंगल था R2। अगर ये एंगल R2 था तो सोचो तो ये I क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो तो ये रे ए से जाता लेकिन गया है ए से। तो अगर ए से चले जाता तो ये एंगल कितना होता? ये एंगल I है, तो ये पूरा एंगल I होता है ना, पूरा एंगल I होता। मतलब डेल्टा 1 प्लस R1 इज इक्वल टू I। डेल्टा 1 प्लस R1 इज इक्वल टू I। सिमिलरली ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये एंगल R2 है कि नहीं? तो ये डेविएट हो गया कितना? डेल्टा 2 डेविएट हो गया। एंड व्हाट इज E? द इमर्जेंट एंगल। ये पूरा एंगल को हम इमर्जेंट एंगल कहेंगे। ये एंगल है E, इमर्जेंट एंगल। ठीक है।
तो क्या देख रहे हैं हम इसमें, थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे, से I is incident angle, delta 1 is refraction deviation at first surface और incident surface फिर डेविएशन हो गया डेल्टा 1। तो आई डेल्टा 1 R1 में मैं कुछ रिलेशन लेना चाहता हूं। ये तो हो गया नॉर्मल N1, ये हो गया नॉर्मल N2, ठीक है, ये नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल है, मतलब ये अगर I1 हुआ तो ये पूरा चीज भी I1 ही होना चाहिए। तो क्या मिला, I1 इज इक्वल टू डेल्टा 1 और सॉरी I इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस R1। तो क्या मिल गया, डेल्टा 1 इज इक्वल टू I माइनस R1। सो डेविएशन एट द इंसिडेंट सरफेस इज I माइनस R1, ठीक है। एट द इमर्जेंट सरफेस E इज इमर्जेंट एंगल और एंगल ऑफ इमर्जेंस। डेल्टा 2 क्या हो गया, डेल्टा 2 इज डेविएशन एट इमर्जेंट सरफेस। यहां पर तो ये ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे गया। अगर ये एंगल R2 है तो ये एंगल तो R2 है, फिगर में दिख रहा है, लेकिन ये पूरा एंगल क्या है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल कर रहा है वो इमर्जेंट एंगल है। तो आप क्या कहोगे, E इज इक्वल टू R2 प्लस डेल्टा 2, मतलब डेल्टा 2 डेविएशन इन द सेकंड सरफेस इज कमिंग आउट टू बी E माइनस R2। ये हमें समझ में आया। पहला सरफेस में डेविएशन हुआ डेल्टा 1, दूसरे सरफेस में डेविएशन हुआ डेल्टा 2, एंड यू फाइंड डेल्टा 1 इज I minus R1, delta 2 is E minus R2. It is very easy to remember things, है ना। तो हमें पता ये करना है कि रे का टोटल डेविएशन कितना हुआ, कितना वो ओरिजिनल डायरेक्शन से बदल गया। मतलब पहले ऐसे जाना था, पहले एक बार ऐसे मुड़ा, फिर एक बार ऐसे मुड़ा। तो मान लो कि यहाँ पर 20 डिग्री मुड़ गया, यहाँ पर 10 डिग्री मुड़ गया, तो टोटल कितना मुड़ गया, 30 डिग्री मुड़ गया, है कि नहीं। तो हम कहेंगे as both deviations are towards base, therefore total deviation delta is equal to delta 1 plus delta 2। थोड़ा फिगर बनाते हैं, ये हो गया टोटल डेविएशन। कोई रे ए से आया, ए से गया, ए से गया, मतलब जाना था उसको ए से, लेकिन गया कैसे, ये से। तो ये हो गया टोटल डेविएशन डेल्टा। क्या है, जाना था ए से, जा रहा है ए से, मतलब इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के बीच में एंगल। Therefore total deviation, that is angle between incident ray ये and the emergent ray ये। तो डेल्टा क्या है, therefore total deviation delta, that is angle between incident ray and emergent ray, इसको हम कहेंगे डेल्टा। क्या हो गया वो, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। जबकि डेल्टा 1 का वैल्यू हमें मालूम कितना है, I माइनस R1, डेल्टा 2 इट इज E माइनस R2। चलो वैल्यू डाल के देखते हैं क्या आ रहा है, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो क्या दे रहा है, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। अरे वाह, हमें तो पहले देख चुके हैं, व्हाट वाज R1 प्लस R2, it was equal to A।
So the deviation, total deviation is coming out to be कितना I plus E minus A, क्योंकि A is nothing but R1 plus R2। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे सामने आके प्रेजेंट हो गया। अगर हमें इंसिडेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल मालूम है तो डेविएशन हम निकाल सकते हैं फ्रॉम द नॉलेज ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। From the angle of prism, we can find out if we know the value of A, I and E, we can find out this। ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़ा और दिमाग लगाना है। ठीक है, अगर हम कोई चीज को I एंगल में इंसिडेंट करवाएंगे वो E एंगल में निकलेगा। E मतलब the angle of emergence, मतलब the angle between refracted ray and the normal at the point of emergence। at the point of emergence जो एंगल हो रहा है उसको हम कहेंगे क्या, E। अच्छा, I एंगल में डालने से E एंगल में ये निकलेगा। अच्छा, अगर ऐसे डालेंगे तो if we allow the ray to incident like this तो कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है if a ray is allowed to reflect or if a ray meets a reflecting surface at zero angle of incidence then it will retrace the path। अगर हम यहाँ पे कोई एक मिरर को ऐसे रख देंगे तो ये रे पे टकराएगा, वापस आएगा तो उसी रास्ते में ही वापस आएगा, तो हम कहेंगे कि रे विल फॉलो द सेम पाथ। मतलब सपोज हम कहेंगे कि when angle of incidence was 40 degree, suppose when the angle of incidence was 40 degree, the angle of emergence was suppose 70 degree, suppose 70 degree ऐसे दिया है। suppose अगर ये 40 डिग्री है, 70 डिग्री है, अगर ये 70 डिग्री में गिरेगा तो कितने में निकलेगा, 40 डिग्री में निकलेगा। मतलब I and E are interchangeable। कैसे, बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। कहने का मतलब हुआ अगर यहाँ पर हम 40 डिग्री में रे डालेंगे जितना डेविएशन होगा, 70 डिग्री में रे डालेंगे उतना ही डेविएशन होगा, बिकॉज रे इज गोइंग टू फॉलो द सेम पाथ। आप इसको इंसिडेंट रे, इसको इमर्जेंट रे बोल के इन दोनों के बीच में एंगल निकालो, या इसको इंसिडेंट रे, इसको इमर्जेंट रे बोल के इन दोनों के बीच में एंगल निकालो, इट इज द सेम। दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ प्रिज्म। उसको लेके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, आपको सोच में समझ में आना चाहिए। क्या है वो कि when incident angle is I or E, both the case the deviation is coming out to be the same। तो उस चीज को हम लोग अभी लिखेंगे। We are writing about point number 4। point number 4 में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, point number 4 में लिखेंगे by principle of reversibility, by principle of reversibility। by principle of reversibility, if for incident angle I, the emergent angle is E, then for incident angle E, the emergent angle will be I। जस्ट फिगर में ड्रॉ करता हूं क्योंकि तुम लोगों का स्कूल वाले ऐसे चीजें पूछते रहते हैं। कोई रे ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है, ये एंगल हुआ I, ये एंगल हुआ E, और ये सेम फिगर को दोबारा ड्रॉ करता हूं। ये ऐसा था, ऐसा केस में फिर से वही फिगर ड्रॉ करता हूं, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, but now the ray is coming from here,
This is the incident angle and the emergent angle is I. So I एंगल में इंसिडेंट होगा, E एंगल में निकलेगा, E एंगल में इंसिडेंट होगा, I एंगल में निकलेगा। thus when incident angle is I or E, the deviation क्या है? डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A रिमेन सेम, डेविएशन सेम रहेगा। I एंगल में इंसिडेंट करो जितना डेविएशन होगा, E एंगल में इंसिडेंट करो उतना ही डेविएशन होगा। समझ में आ रहा है? चीजें बड़ा इंटरेस्टिंग है प्रिज्म वाली चीज। आप लोग स्मार्ट बच्चे हो तो ज्यादा मैं फैला के नहीं बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये बराबर ऐसे रहेगा, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, आपको कुछ वैल्यूज दे देंगे, I दे देंगे, E दे देंगे, बोलेंगे कि when a ray was incident at an angle 30 degree, the emergent angle was 45 degree. When a ray was incident at an angle 30 degree, the emergent angle was 45 degree. ठीक है, and the deviation was 60 degree. Suppose ऐसे दे दिया, deviation was 60 degree. Find angle of prism. And also say if the incident ray is allowed to incident at an angle 45 degree, what will be the deviation? और जब ये 30 था तब ये 45 था, deviation जितना होगा ये 45 होगा तो ये 30 होगा, deviation उतना ही होगा। Because A is a constant for a particular prism. A is not going to change. What you can change is the angle of incidence. ऐसे डाल सकते हो लाइट, ऐसे कैसे भी डाल सकते हो। You can vary the angle of incidence from 0 to 90, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। सीधा से डाल दिए तो 0 नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही 0। और ऐसे अगर ग्रेजिंग एंगल में डाले तो हम कहेंगे 90 डिग्री। तो इंसिडेंट एंगल 0 से 90 तक वेरी कर सकता है, 91 नहीं हो सकता, ये 0 से 90 के अंदर वेरी करता है। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं किसके केस में, वो सारा केसेस में जिस केस में एक रे इधर से घुसा तो दूसरी तरफ से निकला। I will not say that for every angle of incidence the ray will be emerging out. हम आगे केसेस देखेंगे, ए का वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा, इधर जितना रे डालो किसी भी एंगल में डालो उधर नहीं निकलने वाला, इट विल नॉट कम आउट एट द अदर सरफेस, उसके अंदर यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है, उसमें आएंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई रे प्रिज्म में घुसा और ऐसे निकला तो उसका डेविएशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला I प्लस E माइनस A। अब मैं डेल्टा का एक लिटरल फॉर्मूला निकालना चाहता हूँ, कितना आएगा डेल्टा का वैल्यू I प्लस E माइनस A, बट आई वांट टू फाइंड आउट डेल्टा इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल। अब यहाँ पर I बदल रहा है तो E भी बदल रहा है, हाँ, तो मैं एक वेरिएबल रख के हम डेल्टा का रिलेशन निकालना चाहते हैं, ओके।